वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोहरी शहरियत केस में तहरीक इंसाफ के सेनेटर और साबिक वजीर फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि 2018 के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त फैसल वावडा ने झूठा बयानी हलफी जमा करवाया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दिया, जबकि उन्हें बतौर रुकने कौमी असम्बली हासिल की गई तनख्वाह और मरात वापस करने का हुक्म भी दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा के बतौर सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया है, जबकि उनकी जानिब से बहैसियत रुकने कौमी असम्बली सेनेट इंतखाबात में डाले गए वोट को भी गलत करार दिया गया है। सवाल यह है कि फैसल वावडा की नाअहली तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा झटका है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिब चुगताई साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपके जानिब आऊँगी। आपके ख्याल में ये जो आज फैसला सुनाया गया है फैसल वावडा की नाअहली का, तहरीक इंसाफ को इससे कितना नुकसान होगा और अपोजिशन इससे कितना फ़ायदा उठाएगी? देखिए, तहरीक इंसाफ को नुकसान हो या ना हो, नुकसान उनको हो चुका। कराची में बाई इलेक्शन हार कर फैसल वावडा की सीट पीपल्स पार्टी के पास चली गई, लेकिन इमरान खान साहब को बड़ा झटका लगा होगा, मेरे ज़ाती ख्याल है। खान साहब को और फैसल वावडा की बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत पुराना ताल्लुकात, बहुत ज़्यादा, बल्कि किचन कैबिनेट अगर आप कहें तो उसमें फैसल वावडा थे। और कई बार ऐसा हुआ फैसल वावडा उन लोगों पर गर्जे बढ़ से जो उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं था और वो सही काम नहीं कर रहे थे, और कई बार प्राइम मिनिस्टर ने उनको समझाया बुझाया, उनकी नाराज़गी ख़त्म की, यकीन दिलाया कि मैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। तो फैसल वावडा एक मेरा ख्याल असासा हैं, थे नहीं कहूँगा, असासा हैं प्राइम मिनिस्टर का। वो आइंदा चलकर किसी तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत रंगारंग शख्सियत रहे, बहुत रंग बिखेरते रहे चैनल्स के ऊपर, तस्वीरों के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए। चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर अटैक होता है तो फुल काउबॉय गियर पहनकर, लॉन्ग रेंज की गन लेकर और स्नाइपर राइफल से मुसल्ला होकर वहाँ पहुँचते हैं। भारतीय जहाज़ गिरता है तो वहाँ चले आते हैं, गन लेकर पहुँचते हैं, तस्वीरें आती हैं। कमाल की शख्सियत, आगे बाइक पे चलती हैं, हैवी बाइक पर, और पीछे 8 गाड़ियाँ सिक्योरिटी की होती है। तो टशन तो था ना बहुत ज़बरदस्त, वो रहेगा। लेकिन ये कि फैसल वावडा के साथ जो कुछ हुआ वो उनकी अपनी गलती या उनके वकीलों की गलती, जिन्होंने धोखा देने की कोशिश की, और ये सबको पता था धोखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत डिले किया, फिर इन्होंने कई बार कोर्ट में चले गए, स्टे लेने की कोशिश की, ये दाएं बाएं घूमते रहे। आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया हमें पता है आप क्या छलकूद कर रहे हैं, आप जाएं और इलेक्शन कमीशन 2 महीने में फ़ैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने 1 महीना 40 दिन 10 दिन के बाद फैसला किया। 3.5 साल के बाद ही फैसला हुआ है इस मुकदमे का। तो कोई ताखिर का बायस मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन चाहता था, 3 रुकनी कमीशन चाहता था कि एक ऐसा केस जाए जो बहुत स्ट्रांग हो। दूसरा ये मुखालफिन का फ़ायदा, तो 100% फ़ायदा मुखालफिन का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 सीट सेनेट में और मिल जाएगी। अब वहाँ जब इंतखाब होगा सेनेटर की जगह पर, तो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, वो उनको सीट मिल जाएगी, 1+ हो जाएगा। एक फ़ायदा ये हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा लेकिन पॉलिटिकल फ़ायदा मैं कोई इस पर नहीं देख रहा। फैसल वावडा पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। फैसल वावडा एक सीधे सादे एक काउबॉय थे, एक अच्छे आदमी, एक खूबसूरत आकार ये थे, ये हैं, बल्कि इंशाल्लाह रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे वो, और वो कभी ना कभी किसी न किसी किरदार में सामने आएंगे। लेकिन क्योंकि शादियों को अमीन नहीं रहे तो, और जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे तब तक ये दूसरे इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे। मेरे ख्याल है शादियों का अमीन ना होने का नतीजा कई और जगह भी सामने आएगा। ठीक, जैना साहब, आपके ख्याल में फैसल वावडा का इस फैसले के बाद सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि पीटीआई ने बड़ी ज्यादती की थी जब ये पता चल चुका था
कि शख्स ने एक झूठा एफिडेविट दिया वहां पे, तो उस वक्त उसको बड़ी चालाकी से इन्होंने सेनेट में ले जाने की कोशिश की, या ले गए सेनेट में और उधर से नेशनल असेंबली से दस्तबरदार करवाया, सिर्फ इसी वजह से कि इनको पता था कि वहां ये किस्सा खुलेगा। तो ये एक चालाकी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ बेईमानी की गई, ये होना नहीं चाहिए था। लीडरशिप को जब पता चल गया था तो फिर इसको खत्म कर देना चाहिए था, इस शख्स को बता देना चाहिए था कि आपने झूठ बोला है। अब यहाँ पे एफिडेविट जो दिया है, जब बाद में आके अब ये सारा जब मसला खुला तो पैसे भी जमा कराने पड़ेंगे, बिल्कुल एक फैसला दुरुस्त है। और इसके मुज़मिरात उनको एक ऐसे फैसले की शक्ल में अगर वो दस्तबरदार होकर निकल जाते तो शायद ये मामला इतना आगे न जाता, लेकिन ये सेनेट में ले जाने की दीदा दिलेरी करने के बाद ये मामला ज्यादा बिगड़ा। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि कोई भी शख्स गलत बयानी करे, झूठ बोले, झूठ उसका पकड़ा जाना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो, और उसको सजा मिलनी चाहिए। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पीटीआई पे डेफिनेटली आएगा, क्योंकि पीटीआई इस खेल में शरीक रही। उनको बजाय इसके कि वो अपने आप को इससे अलग रखते, एक इंडिविजुअल का गलत बयानी का फैसला या गलत बयानी कर रहा है एक इंडिविजुअल, तो वो उसी पे रहने देते। ये उसको सेनेट में ले जाने में मुलव्वस नजर आए कि इन्होंने उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। लिहाजा इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पार्टी पे भी आएगा, खुद इमरान खान पे आएगा कि आपने झूठ को सहारा दिया जो नहीं देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये एक गलत काम था जो कि जिसको चलाने की कोशिश की गई, उसकी आज दुरुस्तगी हो गई। एक अच्छा फैसला, हमें सबको सराहना चाहिए, और गलत बयानी जो भी कर रहे उसको कंडम करना चाहिए। ठीक है जुनैर, आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात पहले ही ये सारे मामलात क्रॉस चेक नहीं कर लेने चाहिए थे ताकि इस किस्म के मामलात सामने ना आते? क्योंकि जाहिर है इनफरादी तौर पर तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन जमात को भी तो इसका नुकसान पहुंचेगा ना। देखिए, क्रॉस चेक तो हर चीज को हर लेवल पे होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो उस वक्त एक्सेप्ट किया था इनका एफिडेविट, उसके मुताबिक वो झूठे साबित हुए हैं। यहाँ पे एक चीज जो मेरे ख्याल है नोटेबल है वो ये है कि अदालत एट टाइम्स इंटेंट को भी देखती है। इट्स नॉट ओनली द लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल एंड इट्स नॉट द एविडेंस दैट इज अवेलेबल जो कि सेट करती है ट्यून ऑफ द जजमेंट। इंटेंट को भी देखा जाता है। अगर फैसल वावडा ये कहते हैं कि मैंने 3 जून को अपनी जो एम्बेसी है और कंसर्न ऑफिस है स्टेट डिपार्टमेंट, उसमें अप्लाई कर दिया था, उन्हें बता दिया था कि आई एम अबैंडनिंग माय सिटीजनशिप, और उसके बाद 24 जून को उनका लेटर भी आ गया कि आपका पासपोर्ट कैंसिल हो गया। तो जो ईमेल उनके पास मौजूद थी जिसमें उन्होंने अपना सरेंडर किया था पासपोर्ट, उसकी बेस पे उन्होंने एफिडेविट दे दिया 21 जून को। अब यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द जज कि वो चीज़ों को कैसे देखता है, कि वो वाकई दे तो चुके थे वापस पासपोर्ट, नेशनैलिटी वापस कर चुके थे, और उनके ख्याल में सिर्फ पेपर वर्क टाइम ले रहा था, तो वो किसी भी वक्त आ सकता था। लेकिन अगर उनकी वो डेट निकल जाती जिस टाइम पे उन्होंने पेपर्स जमा कराने थे, तो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं एफिडेविट दे देता हूँ, मैं कौन सा कोई गलत काम कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल है यहाँ पे इट वुड बी अ लिटिल हार्ड टू से कि लीगल बाइंडिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट थी जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए, कि पार्टिजन सपोर्ट ज्यादा बाइंडिंग थी। वो अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वहां जाके इसका अपील का वो देखेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि इसी तरह से स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होनी चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स को सोच समझ के जमा कराएं। आप जो भी कह रहे हैं एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी लें। और एक दफा ये प्रेसिडेंट सेट हो गई है तो तकरीबन 2000 लोग ऐसे मौजूद हैं इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एलीट में, जो जिनमें से काफी असेंबलीज में बैठे हुए हैं। तो फिर मेरे ख्याल है सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, और ये वाकई इस मुल्क के साथ जाती है कि यहाँ पे लोग ड्यूअल सिटीजनशिप लेके मिनिस्ट्रीज यहाँ पे एंजॉय करें, सेनेट में यहाँ पे बैठे, बच्चे और जायदादें उनके बाहर हों। ये बिल्कुल गलत है, एंड आई थिंक इट्स अ फेयर थिंग दैट हैज हैपेंड, बट लेट्स सी कि वो इसको चैलेंज कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसे कहे। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं कि इस फैसले के आने के बाद जो दूसरी पार्टियां हैं वो बहुत ही खुश और निहाल दिखाई दे रही हैं, बड़े जश्न भी मना रही हैं। खासतौर पर अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, जैसे कि एनबीसी ने भी बताया कि सेनेट में सबसे ज़्यादा फायदा जाहिर है पीपल्स पार्टी को ही होगा। आपके ख्याल में अब तहरीक इंसाफ की पोजीशन कितनी ऑकवर्ड हो गई है?
देखिए सियासी तौर पे तो मैं नहीं समझता कि कोई पीटीआई को इस बात का नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आपने देखा कि इससे बड़े बड़े वाक़यात होकर गुजर जाती है, 2-4 दिन खबर रहती है और फिर कोई नया मामला आ जाता है। तो पीटीआई को या इमरान खान को इस वाक़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये पीटीआई को ज़रूर देखना चाहिए था कि जब फैसल वाडा ने अपनी कौमी असम्बली की सीट छोड़ी है तो उसी वक्त बावर हो गया था, वो समझ रहे थे कि मुझे नाअहल करार दे दिया जाएगा क्योंकि मैंने गलत एफिडेविट वहाँ पर जमा कराया है, तो उनको सेनेट की टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी। जब आप दूसरों के ऊपर अपने सारे सिस्टम की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, सादिक और अमीन होने की बात करते हैं, तो पार्टी सरबराह को अगर सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ है तो उनको चाहिए कि अपनी पार्टी के अंदर भी तो वो सदाकत और अमानत वाला असूल रखे ना। इस तरह से बदनामी ज़रूर होती है। पीपल्स पार्टी को कोई उसका ख़ास फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि एक सीट उनके पास चली भी जाएगी तो अभी तो पहले भी अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत है, लेकिन जब बिल पास होना होता है तो हुकूमत बिल पास करवा लेती है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा फैसला दिया है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टियों के जो इस किस्म के केसेस हैं उन पे फैसला हो और जल्दी फैसला होना चाहिए। देखिए इसका क्या नुकसान पहुंचता है कि अभी सेनेट में वोटिंग हुई है, वहाँ पे 42 दोनों तरफ के वोट्स बराबर थे, जिसमें फैसल वाडा का भी वोट शामिल था। कितना बड़ा मालियाती बिल जो है वो फैसल वाडा के वोट की वजह से पास हो गया, अब आप उसका क्या करेंगे? तो ये जो शुक्र है कि 3.5 साल में आ गया, नहीं तो अक्सर ये होते इलेक्शन आ जाते हैं और उस वक्त तक भी इलेक्शन कमीशन फैसले नहीं कर पाता। तो इस मुल्क में ज़रूरत इन्हीं चीज़ों की है कि इदारों को मजबूत किया जाए। ये मुझे चीज़ अच्छी लगी पीटीआई गवर्नमेंट के दौर में कि इदारे थोड़े मजबूत हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसले दे देती हैं, हुकूमत उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करती या प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करती, जिस तरह हमने पिछले दौर पे देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को फ़ोन करके फैसले लिखवाए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है इस वक्त कि इदारे मजबूत हो रहे हैं और वो अपने तौर पे फैसले दे रहे हैं। डस्के वाला फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया, आज फैसल वाडा का फैसला आ गया, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में भी इस तरह के फैसले होने चाहिए, लेकिन जल्द अज जल्द ये फैसले होने चाहिए ताकि इंसाफ जो है वो होता हुआ नजर आए और अक्रॉस द बोर्ड हो। ठीक है मुज़म्मिल और वर्दी साहब, तहरीक इंसाफ को जब ये मालूम था कि फैसल वाडा जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त भी छोड़ी, फिर सेनेट का टिकट मिलना, आखिर क्या वजह होगी इसकी? एटीएम थे वो कोई सियासतदान तो थे ही नहीं, उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर भी नहीं है, वो तो पीटीआई के एटीएम हैं। और चूँकि एटीएम्स की एक ख़ास अहमियत है और पीटीआई ने पाकिस्तान की सियासत में एटीएम का जो कल्चर परवान चढ़ाया है और जो सामने आया है कि एटीएम्स को कैसे नवाजा जाता है और एटीएम्स को कैसे ओब्लाइज किया जाता है, फैसल वाडा उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। मेरा मतलब है कि एक आदमी जो जिसकी एमएनए की टिकट नहीं बनती थी उसको एमएनए दिया गया, फिर जब वो डिस्क्वालीफाई होने लगा तो फिर उसको बचा के सेनेट में लाया गया। इमरान खान साहब फैसल वाडा को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, स्टेट उसको प्रोटेक्शन दे रही थी, बतौर वज़ीर आज़म, बतौर पार्टी के चेयरमैन वो उसे प्रोटेक्शन दे रहे थे। अब कितनी 3.5 साल तो प्रोटेक्शन दी है उन्होंने, और उनका क्या कमाल था? कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तो था नहीं, वो सिवाय इसके कि वो एक एटीएम है और उन्होंने पार्टी को फंडिंग किया, इमरान खान को फंडिंग किया, और तो उनका कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनकी इंटेंट भी फंडिंग है और उनका ब्रांड भी फंडिंग है और उनका सब कुछ एटीएम है, और उसी बुनियाद पर वो आगे आए हैं, उन्हें वजारत मिली है। और हम कई एटीएम्स को देखते हैं आजकल उनके क्या हाल हो रहे हैं, ये भी एक एटीएम है जिनका ये हाल हुआ है, और ये सारे एटीएम चोर ही निकले हैं इन दी एंड, क्योंकि किसी शरीफ आदमी ने तो फंडिंग की नहीं हुई, हर किसी 2 नंबर आदमी ने ही फंडिंग की हुई है और उसकी 2 नंबरी खुल के सामने आ रही है। चाहे वो चीनी माफिया में आ जाए, चाहे जहांगीर तरीन के में आ जाए, चाहे फैसल वाडा में आ जाए, चाहे अलीम खान में आ जाए, ये सब एटीएम्स की लिस्ट हमारे सामने है और उनका हाल और उनका सब कुछ हमारे सामने है। फिर भी अगर आप कह सकते हैं कि बंदा ईमानदार है तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। वो आज कह रहे थे कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, जिसको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसको तो उन्होंने स्पीकर बनाया है, शायद वो उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। और जितने लोग हैं जिनके बारे में पाकिस्तान में सवाल आते हैं वो तो इमरान खान के इर्द गिर्द नज़र आते हैं, लेकिन वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, स्टेट प्रोटेक्शन देते हैं, उनके लिए नैब लॉज अमेंड करते हैं, उनके लिए अदालतों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये एक ज़िंदा मिसाल है कि एक वज़ीर आज़म ने अपने एटीएम को बचाने के लिए कितनी तगोदो की, उसको सेनेट, कौमी असम्बली से सेनेट में लेके आया, फिर इलेक्शन, कहते हैं इदारे मजबूत कर रहे हैं। इस हुकूमत ने जितनी बड़ी चढ़ाई इलेक्शन कमीशन पर की है,
माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। वो तो जब तौहीन अदालत के नोटिस मिले तो जाके माफिया मांगनी पड़ी, वरना यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें उन्होंने शुरू कर दी थी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उनकी तजलील खुलेआम शुरू कर दी थी। आज भी फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा हमें इलेक्शन कमीशन के फैसलों का तो पता होता है। ठीक है, मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया, मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी और नसीम सिद्दीकी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, वापस आते हैं, पे बात करते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैसल वावडा की नाअहली से तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा, इस बारे में एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कहना चाहता कि मैं सवाल तक महदूद रहा। मेरी कोशिश थी कि मेरिट के ऊपर बात न करूं, जो वाकया होगा उस पर बात करूं। उसके बाद दोस्त स्टेट बैंक तक पहुंच गए, पता नहीं कहाँ चले गए लोग। असल बात यह है कि अगर कोई और केसेस भी हैं पेंडिंग में इलेक्शन कमीशन में, तो उनका फौरी फैसला होना चाहिए, बिल्कुल फैसला होना चाहिए। लेकिन किसी और ने कंप्लेन नहीं की हुई है, इसके लिए आप कोई शिकायत कुंदा होना चाहिए जो मुताल्लिका हल्के का हो। और इस केस में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार शिकायत लेकर आया था कि जाली आदमी है, झूठा आदमी है, काजिब है, और वो डिक्लेयर हो गया कि सब कुछ है। दूसरी बात ये कि कई केस मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के पास। सबसे इम्पोर्टेंट केस है फॉरेन फंडिंग केस, जिसका भी होगा इसका फैसला वाकई हो जाना चाहिए। बहुत देर हो गई, बहुत ताख़ीर हो गई इस केस इसके अंदर, और कोई स्क्रूटनी कमेटी और ये और वो हद होती है। और मतलब जब इंसाफ ताख़ीर से मिले तो इंसाफ नहीं रहता। एक बात ये भी है, मुमकिन है कुछ लोग वक्त गुजारना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। तीसरी बात ये कि फैसल वावडा पर इतना दिलगीर नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट कह चुकी है कि बज़ाहिर ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ये फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है कि क्या इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, वापस जाइए, फैसला लेकर आइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, और मुझे लगता नहीं कोई ऐसा माहौल है कि फैसल वावडा सादिक और अभी करार पाए। तो बात ये है कि हालात ऐसे नहीं है, कंटेम्प्ट के इतने केसेस इनके ऊपर हैं पीटीआई पर कि आप गिन नहीं सकते। कंटेम्प्ट कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट के। आज एक फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का, ठीक है, कि जाके खबर में माफी मांगो वकार सेठ की, और इलेक्शन कमीशन का फैसला दूसरा ये आया है फैसल वावडा का। तो केसेस तो मेरा ख्याल है अब फैसले हो जाने चाहिए। बहुत देर आपके ख्याल में फैसले हो जाने चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब आप भी गालिबन कुछ कहना चाह रहे थे? शाइस्ता मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह एनबीसी ने बिल्कुल सही बात की कि जब सवाल करते हैं उसका जवाब देना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो अपना इसमें फैसले होने चाहिए, तमाम जमातों के बारे में होनी चाहिए। जिस तरह पीटीआई ने अगर कोई बुरी चीज़ की है तो जनरल साहब ने भी कहा, जुनैरा ने भी कहा, सब ने कंडेम किया किसी का भी, तो हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम इसको अक्रॉस द बोर्ड रखें। वो एटीएम गिनवानी शुरू कर देनी, एटीएम गिनवानी तो फिर नून लीग की भी गिनवा दें। मियाँ मंशा क्या थे, चौधरी मुनीर क्या थे, बाकी ये जो अकाउंट्स में पैसे नौकरों के आ रहे हैं, चपड़ासियों के आ रहे हैं, ये भी तो एटीएम्स है ना। मुजफ्फर टप्पी कौन था, वो भी एटीएम था, शर्जील मेमन। अब इस तरह मैं नाम गिनवाने शुरू कर दूं तो एक डेविएशन सवाल के ऊपर से हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम सवाल का ही सिर्फ जवाब दिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। थैंक यू। ठीक, जुनैरा का नाम भी आता है, शहजाद अकबर का नाम भी आता है, नंबर तो बहुत आ जाएंगे। शहजाद अकबर कितने, वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि वो दूसरी तरफ के भी गिनवा दें। देखें, आज सवाल फैसल वाडा के बारे में था और जवाब फैसल वाडा के बारे में दिया जाना है। अगर फैसल वाडा अपने घेर के इधर उधर ले जाना होता है ना, फैसल वाडा ही था ना। नहीं नहीं, मैंने तो फैसल वाडा में जवाब दिया है। चलिए आप सबका पॉइंट आ गया जी जनरल साहब। आपको ये समझना चाहिए, मैं जो आपके जब भी कमेंट सुनता हूं तो लगता है कि आप अपना बुक्स की बारिश बरसा रहे हैं। ये कमेंट होते नहीं जो आप देते, जो तजिया होता नहीं जो आप देते। मतलब चले मेरा ख्याल है मैं तो वो बात करता हूँ जो पब्लिक करती है, जो आम आदमी करता है, मैं तो वो बात करता हूँ। मैं सारी दुनिया जानती है कौन एटीएम है कौन नहीं है। अगर आप यहाँ बैठ के किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपका काम है, मेरा नहीं है। टांगे वाला बिठा दे, ठीक है। आप अगर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी की नीयत मेरे से बेहतर जानते हैं तो मैं नहीं जानता। नहीं, आप जानते नहीं हैं, आप सब कुछ जानते हैं। इमरान खान को पता था कि उनका हल्फिया बयान झूठा है
और वो सेनेट का टिकट दे रहे थे, तो ये और करप्शन और बेईमानी क्या होती है? तो जब कतरी खत झूठा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों पेश कर रहे थे? उसको सेनेट का टिकट दे तो फिर बेईमानी और क्या होती है? टिकट देना तो वाकई गलत बात करप्शन है। की कोई नई तारीफ है आपके पास तो वो भी आपने जबान खोली है जो सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात भेजती है कि आप झूठे और बेईमान बचाने की और जाके लंदन में उसको मिलते हैं, फिर कोई माली फायदा उसमें मौजूद है। चाकरी करके आते हैं। मेरे ख्याल से अगर 1 बाय 1 बात कर लेंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, ऑडियंस भी बेहतर तरीके से समझ पाएगी। आप उसको माई बाप बना के बैठे होंगे, कैसे आपकी बात को मुस्तरद माना जाए? किसी को नहीं, हम तो आज तो फैसल वाडा पे बात कर रहे हैं, उसकी नाअहली पर। मैं दूसरे नाअहल होंगे उस पर भी बात करेंगे, उसी पे बाद करें ना। मैं हर जाली कागजात जमा कराने वाले की बात करता हूं। आज फैसल वाडा की बात करें ना, आज तो फैसल वाडा का दिन है, आज फैसल वाडा की बात करें। मुजम्मिल साहब चलिए, जैनल साहब अपनी बात करें, फिर मैं आपको टाइम दूंगी, फिर आप बात कर लीजिएगा। डाइवर्ट तो आपने किया ना, बात फैसल वाडा की हो रही थी, आपने एटीएम्स का जिक्र शुरू कर दिया। जरूर करें, हम तो कहते हैं आपने एटीएम्स गिनवाए हैं, आपने एटीएम्स गिनवाए हैं, किसी ने फैसल वाडा। ठीक है, आप सबका पॉइंट आ गया मेरे ख्याल से। अब जुनैरा इस सारी सिचुएशन में खामोश है, जुनैरा से बात कर लेते हैं। जुनैरा, आपके ख्याल में क्या लग रहा है आपको? फैसल वावडा की बात कर लेते हैं, फैसल वावडा का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं मुजम्मिल साहब? जी जुनैरा। मैं क्या कह सकती हूँ, बिल्कुल नसीम सदीकी साहब ने जो कहा और जैनल साहब ने जो कहा, मैं बिल्कुल उसे एंडोर्स करती हूँ। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी की बहन का भी बिल्कुल सिमिलर केस है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही केस है। और क्योंकि अब इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो गए हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट होना चाहिए पाकिस्तान में अच्छे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का। तो मेरे ख्याल है अगर सबका नहीं तो जो जो केसेस मौजूद है कम से कम उन सबका आने वाले इलेक्शन से पहले फैसला हो जाना चाहिए। रह गई एटीएम की बात, तो हमारी सारी पॉलिटिकल एलीट एक दूसरे के लिए या टीटी है या एटीएम है, तो पता नहीं लड़ाई किस बात की है। और किसी एक पार्टी की एटीएम हलाल और टीटी हलाल क्यों होती है, दूसरे की हराम क्यों होती है, और लोग साइड्स क्यों लेते हैं? इट्स अबाउट पाकिस्तान। मेरे ख्याल है फेयर एंड स्क्वायर बात करनी चाहिए। ठीक है, जैनल साहब, आपके ख्याल में इस सारी सिचुएशन को ऑपोजिशन को कितना फायदा होगा? देखिए, ऑपोजिशन को हर वो चीज जिसपे कि पीटीआई या गवर्नमेंट को कोई झटका लगे वो ऑपोजिशन के लिए फायदा है। ऑपोजिशन उसको ड्रम बीट करेगी, वो उसका ढोल पीटेगी, वो उसकी बात करेंगे कि, और इसमें एक बिल्कुल इमरान खान के ऊपर जो हरफ उठता है वो उसको उन्होंने उछालना और उछालना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है कि जब आपको नजर आ रहा था कि ये शख्स झूठ बोल चुका है और नेशनल असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको वहां से छुड़ा के सेनेट में लाने की उसी वक्त लोगों ने पॉइंट आउट किया था। सेनेट में लाके तो एक तरह से आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। और ये सेनेट ये चीज हाथ में आएगी, ऑपोजिशन लाजमन इस पे बात करेगी, और ये काम भी गलत हुआ था उस वक्त। ठीक है, एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो देखिए, जब तक ये बात तय ना हो जाए, काम की कोई सजा होनी चाहिए ना। जब मैं को बचाने की उसकी सजा मिली है। सुप्रीम कोर्ट में जो जाली कागजात इतना तरेरी से जमा कराए और पूरे मुल्क का मजाक बनाया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये धंधा कर रहा है, तो उसको सजा हुई है। यहाँ नहीं होती सजा, टीटीएम वालों को नहीं सजा होगी, मनी लॉन्ड्रिंग वाले को। ठीक है, वो नाअहल हो गया, उसे एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसको भी नाअहल करते हैं, वजारत उज़्मा से निकालते हैं। मेरा ख्याल है ये हम पहुंच जाएंगे, इसने भी एक बेईमान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, वो नाअहल नहीं हुआ। शैतान की शैतानियत के साथ बात एनबीसी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी जानिब भी आ जाती हूँ। एनबीसी अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ। मैं तो एक बहुत एकेडमिक बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जी प्लीज, मैं ना एटीएम में पढ़ना चाहता हूँ ना क्रॉस दी बोर्ड में पढ़ना चाहता हूँ। मैं जो सामने केस है उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अब आप लोग नहीं है इंटरेस्टेड तो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि मेरे मुल्क का इलेक्शन कमीशन बहुत ताकतवर हो, कम से कम हिंदुस्तान के मुकाबले में। हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन का दबदबा इतना ज़्यादा है, आप लोग सोच नहीं सकते, आपको अंदाज़ा नहीं है उसका। क्यों अदालतें डरती हैं उससे, अदालतें उसको हाथ लगाते हुए डरती हैं। आज एक बहुत सही फैसला हुआ है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो इंतखाबात मुलतवी किए थे लोकल बॉडीज के, उस फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए मुअत्तल किया है और
जवाब तलब कर लिया है, भी कैसे कर दिया आपने, दोनों से जवाब तलब किया है। तो जब तक इलेक्शन कमीशन को आप दबदबा नहीं देंगे, वक़ार नहीं देंगे, रोब नहीं देंगे और उसके फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे, उस पर इतराज़ नहीं करेंगे आप, इतराज़ करना कोर्ट चले जाइए आप, अदालतें खुली हुई हैं, तो तब तक कोई मसला नहीं होगा। यही होता रहेगा कि ATM आ गया और TT आ गई और ये सब होता रहेगा। हमें यहाँ बैठकर देखिए, अगर टॉक शो करना है तो वेरी गुड, मैं तैयार हूँ टॉक शो करिए। अगर आपको थोड़ा फीड देना है, फीडबैक देना है पब्लिक को, तो उसके लिए भी तैयार हूँ मैं, जो चाहे फैसला कर लें आप लोग। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपके ख्याल में अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, जैसे कि फैसल वावडा की वकील ने कहा भी है, तो क्या मुमकिन है कि बात बन जाए फैसल वावडा जो हैं उनकी नाअहली का जो फैसला है वो बरकरार ना रहे? देखिए, नियतों का हाल तो रब जानता है कि किसकी क्या नियत थी। अदालतों में फैसले कागज़ों पर और सबूतों पर होते हैं, नियतों पर नहीं होते हैं। अगर कागज़ ये साबित करते हैं कि जिस दिन उन्होंने कौमी असम्बली के लिए कागज़ जमा कराए हैं उस दिन उनके पास अमेरिकन शहरियत मौजूद थी और वो ख़त्म नहीं हुई है, तो वो नाअहल हैं। अब कौन नियतों के हाल और टाइमिंग ये हो गई वो हो गई, इसको कौन जानेगा। इस तरह तो बहुत से लोगों को रिलीफ देना पड़ जाएगा। हर कोई आके कहेगा मेरी नियत ऐसी नहीं थी। तो सवाल ये है कि अदालतें तो कानून और कागज़ों पर फैसला करती हैं, और मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब 3.5 साल से कागज़ नहीं पेश कर रहे थे। वो अपनी शहरियत छोड़ने की तारीख बताने को तैयार नहीं थे इलेक्शन कमीशन को। वो स्टे लेते थे, छुपते थे, खुद को भगाते थे, लेकिन वो सच बताने के लिए तैयार नहीं थे। और तंग आकर वो उन्होंने इतने स्टे लिए हैं, अदालत का इतना मजाक उड़ाया है, निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाया है कि हमारे सामने है। अब जहाँ तक बात है कि इमरान खान की, तो बात यह है कि इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म अबेटमेंट में फांसी लग गया, उसने खुद कत्ल किया था, एयानत कत्ल में फांसी लग गया। यहाँ एयानत में कोई सजा नहीं होगी, यहाँ माफी होगी। ठीक है, एक जो है वो नाअहल हो गया, इनको 7 खून माफ हैं। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कल से इस वीडियो ने हलचल मचा रखी है। NBC, आप क्या कहेंगे? हिजाब में ये नन्ही सी लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगाती, इस निहत्ती लड़की ने दुनिया को क्या पैगाम दिया है? देखिए, ये बहुत क्लियर पैगाम है कि आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप रेजिस्ट कर सकें, आप घबरा के भाग ना जाएं, आप अपने आप को दुश्मन के हवाले ना कर दें। ये लोग जो हैं 10% स्टूडेंट थे इसमें, और बाकी लोग बाहर के थे। और ये आजकल हिंदुस्तान में जय श्री राम और जय माता की जय, इनमें मुकाबला हो रहा है। बंगाल वाले माता की जय की बात कर रहे हैं, यूपी वाले ये लोग, महाराष्ट्र वाले और कर्नाटक वाले जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो इधर से एक नारा और भी मुसलमान लगाते हैं, वो जय भीम का नारा है। और अब इस बच्ची ने बहुत गुस्से में आके आखिरी हथियार के तौर पर लाख बग नारा लगाया, बहुत शानदार। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इसके अंदर कि उनका पूरा स्टाफ बाहर आ गया, कॉलेज का प्रिंसिपल बाहर आ गया और बच्ची को बचा के वो ले गए। हमारे ऐसा नहीं हुआ, सियालकोट में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान डिवाइड हो रहा है। एक हमारे दोस्त हैं सुब्रमण्यम साहब, प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, उनसे मेरी कल बात हुई थी। उनका एक नई तकसीम हो रही है हिंदुस्तान में, एक नया डिवाइड आ रहा है, और ये बच्ची उस डिवाइड का आइकॉन बनेगी, इशारा बनेगी, नमूना बनेगी। तो आप देख लें जितने मीम चल रहे हैं अब, शेरनी और क्वीन और वगैरह वगैरह, तो खुल के बात हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी चाहिए कि वो स्टैंड लें, खड़े हों, बीजेपी के कदमों में ना बैठ जाएं। ठीक है, जनरल साहब। देखिए शायद साहब, मैं तो उस माँ को सलाम करता हूँ जिसने इस बच्ची की तरबियत की, इसको जन्म दिया और तरबियत की, और इसको ये आला कदरें सिखाई कि अगर आप मुसलमान हैं तो फिर कलमा हक बुलंद करना आपका फर्ज है, और रब्बुल आलमीन पे ईमान और एतमाद इतना ज्यादा हो कि सैकड़ों का मजमा और आपके अंदर से खौफ बिल्कुल दूर हो जाए।
ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत यूनिक किस्म का एक फीचर देखने में आया जो आज इस्लामी दुनिया में नजर नहीं आता। एक कमजोर बच्ची जिसको एक थप्पड़ मार के वो जमीन पे गिरा देते, लेकिन उसने अपनी जान की, अपनी जात की परवाह नहीं की और उसी हजूम के सामने वो पहुंचे। मैं समझता हूं कि इसने रास्ता दिखाया है वहां पे देवबंद में छुपे हुए मुनाफिक मौलवियों को, इसने रास्ता दिखाया है जामिया मस्जिद के इमाम को जो दिल्ली की जामिया मस्जिद है। इसने इनफैक्ट तमाम मुसलमानों को जो वहां पे उनकी पार्लियामेंट में बैठ के बकवास करते हैं इधर उधर की, उनको झंझोड़ा है कि तुमने चूड़ियां पहनी हुई हैं, तुम इंसान नहीं, मुसलमान नहीं, तुम जानवरों से बदतर हो। अगर है तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत या इस्लाम का थोड़ी सी भी रमक तो आपका रवैया ये होना चाहिए। मेरा ख्याल है इसका इम्पैक्ट उनकी सोसाइटी पे बहुत जबरदस्त आएगा, खासतौर पे मुसलमान सोसाइटी पे। बिल्कुल जिस तरह सोशल मीडिया पे इसको सराहा गया है, ठीक है, ये लाजमन झंझोड़ के रख देगा वहां के, लाजमन झंझोड़ के रख देगा वहां के मुसलमानों को भी। जुनैरा, एक तो ये कि दिस इज़ थॉरली इस्लामोफोबिक। इसका माइनॉरिटीज़ से कुछ लोग वो कंपैरिजन करें, इट्स नॉट दैट। क्योंकि जो मेरी बात हुई है प्रोग्रेसिव वुमेन ऑफ इंडिया की हेड हैं उनसे, वो ये कह रही हैं कि जो क्रिश्चियन सोसाइटी है, जब हमने उनको कहा कि ये जो हिजाब के ऊपर क्लैप हो रहा है, क्लैम्प डाउन हो रहा है, इस पर हमारा साथ दें, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया। सो इसमें ये जो सारा क्लैम्प डाउन है और ये सारा फाशिज्म है, दिस इज़ अगेंस्ट इस्लाम, सो दिस इज़ इस्लामोफोबिक। सबसे पहले ये समझ लें इसको। दूसरी बात वो ये कर रही थी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और बाकी माइनॉरिटीज़ जो इंडिया में रहती हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वंस दे हैव टेकन डाउन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद बारी बाकी कम्युनिटीज़ की आएगी। सो दिस इज़ द टाइम कि माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया वो इकट्ठी खड़ी हों और जो सेकुलरिज्म का नारा इंडिया का हम सुनते आए हैं उसको साबित भी करें। सो इस्लामोफोबिक है और सिर्फ इस बच्ची के साथ नहीं हो रहा, शाहरुख खान तक के साथ हो रहा है, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ हो रहा है, उनके बेटे के साथ जो कुछ हुआ वो भी इस्लामोफोबिक था। सो देयर इज अ डिफरेंस, बट डेफिनेटली सैल्यूट करना चाहिए इस बच्ची की हिम्मत को। बिल्कुल। नसीम सिद्दीकी साहब जी बिल्कुल, इसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। और जिस तरह बच्ची ने जवाब मर्दी के साथ कहते हैं ना कि उसने मुकाबला किया और अल्लाह अकबर का नारा लगाया, वो डरी नहीं, उसने बहुत अच्छा मैसेज दिया। उसके अलावा एक और भी हिंदू लड़की ने जो बयान दिया कि हमें हिंदू होने पे शर्म आती है, उसने भी बहुत अच्छा बयान दिया। तो ये देखें कि मुजफ्फर वानी जिस तरह एकदम से कश्मीर के अंदर मंजर आम पर आए थे, उसी तरह इस बच्ची ने भी जो है ना पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, नहीं, मैं समझता हूँ कि बच्ची की जुर्रत को तो सलाम देना चाहिए और बच्ची ने बहुत जुर्रत से काम लिया है, बहादुरी से काम लिया है और उसने पूरी दुनिया के ज़मीर को हिलाया है। जो बात हम नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे थे हिंदुत्व के हवाले से, वो इस एक इवेंट ने पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दिया। लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस पूरी दुनिया में कम हो रही है, पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में भी कम हो रही है और इस पर मैं समझता हूँ कि हर मुल्क को अपने माशरे में ये काम करना चाहिए कि हमें एक दूसरे के मज़ाहिब का बाहमी एहतराम करना होगा। जब तक हम मज़ाहिब का, कल्चर का बाहमी एहतराम नहीं करेंगे, हम इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। तो मैं समझता हूँ इस लड़की की ज़रूरत को सलाम है। बाकी मजहबी रवादारी और एक दूसरे के मजहब के एहतराम पर पूरी दुनिया को मिलकर काम करें। बिल्कुल, मजहबी रवादारी यकीनन होनी। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।